आर्थिक क्रिया के आधार पे, है ना। आर्थिक क्रिया के आधार पर मैंने दो बताया था क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। तो हम लोग को तृतीयक देखना है। अच्छा, एक बात देखनी है, जैसे मैंने कल बताया था ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था ना। क्या बताया था उसमें? माइक्रो और मैक्रो। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था माइक्रो और मैक्रो। तो जो माइक्रो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक दो बार सवाल एक पूछ दिया है पीसीएस में, उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे है तो थोड़ा आप लोग ऐड कर लेंगे उसी में, कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के, सूक्ष्म हो गया या इसको हम लोग व्यष्टि बोलते हैं, सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक, अर्थशास्त्र के घटक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था दो, माइक्रो और मैक्रो। अभी जो मैं बता रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन? एक होता है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, ठीक है ना, यानी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ठीक है ना। दूसरा है प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी, प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी, यानी उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। और तीसरा है कॉस्ट थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी, यानी कीमत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल मैं बोला हूँ कि सूक्ष्म जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, दूसरा है प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी और तीसरा है कॉस्ट थ्योरी। इसमें 2-3 बात याद रखना है। अगर सिंपल अगर सवाल पूछ दे रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ जो कंपोनेंट हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट कौन सा है, तो याद रखेंगे कॉस्ट थ्योरी जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अब है क्या, थोड़ा समझिएगा, इसको लिख लीजिए पहले इसको। कितने लोग जाकर रिवीजन किए हैं सारे चीज़ों को जो मैंने बताया है? सब लोग किए हैं? ठीक है, पूछता हूँ अभी मैं, पूछूँ तो पता चलेगा ना कौन किया है नहीं किया है। अभी नहीं, बीच में पूछूंगा ना, ताकि यार दिमाग उधर से हटा रहेगा। और लोग कहाँ, और लोग ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ लिएगा एक ही दिन में। इधर से आप लोग साइड से हो गया ये सबका। अब थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, अभी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, इसे समझ ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। दूसरा है प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। और तीसरा है कॉस्ट थ्योरी। कहीं कॉस्ट बिहेवियर थ्योरी भी देता है, लेकिन मैं सिंपल लिख रहा हूँ कॉस्ट थ्योरी। है क्या, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है इसमें बात करता है उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता का सिंपल मतलब होता है हम लोग। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? हम लोग। तो मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि ए नाम का कोई प्रोडक्ट है, ए नाम का कोई प्रोडक्ट है, तो उपभोक्ता के पास क्या ऑप्शन है? उपभोक्ता के पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो उपभोक्ता इस प्रोडक्ट से संतुष्ट होगा, है ना, या तो इस प्रोडक्ट से असंतुष्ट होगा। 2 ही ऑप्शन हो सकता है हम लोग के पास ना। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग तीसरा बना लेंगे अपना,
ऐसा तो हम नहीं बना सकते हैं। कोई भी प्रोडक्शन होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा, तो इससे हम लोग का 2 ही ऑप्शन हम लोग के पास है, या तो हम लोग उससे संतुष्ट हो जाएंगे या तो हम लोग उससे असंतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बोलता है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में सिंपल देखा जाता है कि जो कंज्यूमर है, ये जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर को किस काम में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, किस काम में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। जिस काम में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत समझने में? फिर मैं बता रहा हूँ, जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है, जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है, इसमें देखा जाता है कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको किस काम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे मान लो कि कोई कंज्यूमर है, वो 100 रुपये उसकी इनकम है डेली या मंथली, मान लो 100 रुपये इनकम है उसकी, ठीक है ना। अब इस 100 रुपये में वो अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। हो सकता है कि 100 रुपया में वो 40 रुपया खाने पे खर्च करता हो, ठीक है, 10 रुपया उसको वो एजुकेशन पे खर्च करता हो, ठीक है ना, 20 रुपया वो कहीं जाकर पैसे को इन्वेस्ट करता हो, 10 रुपया हो सकता है कि हेल्थ पे खर्च करता हो। लेकिन अगर ऐसे कर रहा है, अब दूसरा कंडीशन एक और, एक कंज्यूमर फर्स्ट मान लेते हैं, कंज्यूमर सेकंड है, ये भी 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन इसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको खाने में मिल रहा है, और 40 रुपये मान लो कहीं जमा कर रहा है वो। तो बोल रहा है कि भाई इस दोनों में लोगों की, दोनों कंज्यूमरों की अलग अलग सेटिस्फैक्शन है ना। तो इसमें देखा जाता है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, इसमें देखा जाता है कि कंज्यूमर को किस काम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा संतुष्ट हो पा रहा है, आत्मसंतुष्टि इसमें किस में मिल रही है, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। कोई दिक्कत? क्यों नहीं हो रहा है जी? देखिए, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में सिंपल देखते हैं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को किस काम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा है उसको, यानी आत्म संतुष्टि। कोई दिक्कत? दूसरा देखेंगे, जो प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी है, प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी, तो प्रोडक्शन का मतलब जो भी उत्पादक वर्ग है, जो भी उत्पादक वर्ग है, वो किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करेगा, किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करेगा। तो इसमें देखा जाता है कि उत्पादक जो वर्ग है, वो अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, अगर प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन कितना करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा वो, और वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, यानी पूरा ध्यान रहता है प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी में कि उत्पादन कैसे हो रहा है और कितना उत्पादन हो रहा है। तो जो भी उत्पादन होगा किसी भी वस्तु का, वह डिमांड के अनुसार होगा उत्पादन। मान लो कि 10 पैकेट बिस्किट का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कोई कंपनी 50 पैकेट बिस्किट बना देगी, ऐसा हो सकता है क्या? जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है लगभग उसी के आसपास में किसी भी कंपनी के द्वारा चीज़ों को बनाया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि उत्पादक वर्ग, इसमें देखा गया कि उत्पादक वर्ग उत्पादन कर रहा है, वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, कितना करेगा और कैसे करेगा। कोई दिक्कत? और सबसे ज़रूरी है ये वाला, क्योंकि सारा गेम इसी पे है, कॉस्ट थ्योरी पे। जो भी वस्तु का यहाँ पर उत्पादन किया गया है, जो भी वस्तु का यहाँ पर उत्पादन किया गया है, उसकी कीमत, जो उसकी कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है, कितनी निर्धारित की जाए, उसकी प्राइस कितनी निर्धारित की जाए, यानी इसको कितनी प्राइस उसकी फिक्स की जाए, ठीक है ना, ताकि सभी लोग इसका उपभोग अच्छे से कर सके, है ना। मान लीजिए कि केवल वस्तु को उत्पादन करना जरूरी नहीं है ना, जो वस्तु उत्पादन हो रही है उसका उपभोग भी तो करना है। अगर केवल वस्तु को उत्पादन ही हो रहा है, उसका उपभोग नहीं हो पा रहा है, तो उसका कोई फायदा है उत्पादन करने का? उपभोग का मतलब होता है उपयोग, यूज करना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी वस्तु का यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है,
उसकी कीमत कैसे निर्धारित की जाएगी और कितना निर्धारित की जाएगी, ताकि लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उसका उपभोग अच्छे से कर सके। तो यही होता है कॉस्ट थ्योरी। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर पूछेगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट है, जो घटक हैं, ठीक है ना, जो माइक्रो इकोनॉमिक घटक है, जो कंपोनेंट है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सी है, तो हम मारेंगे क्या, कॉस्ट थ्योरी को। दूसरा बात, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में देखा जाए कि पूरा केस किस पे है, कंज्यूमर पर है, कि कंज्यूमर को किस काम में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो आदमी सेटिस्फाइड होगा जिस काम में, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। कोई दिक्कत। और दूसरा है प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी। प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी का सिंपल मतलब है कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करना है, कितना करना है और कैसे किया जाए, और जो वस्तु का यहाँ पर उत्पादन किया गया है उसकी कीमत कैसे निर्धारित किया जाए और कितनी निर्धारित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपभोग कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट थ्योरी। यहाँ तक किसी को डाउट है समझने में? सबका क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधे उस पर, जो हम लोग का सेक्टर ऑफ इकोनॉमी चल रहा था, ये बीच में छूट गया था, रास्ते में जा रहे थे याद आया मुझे, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने अलार्म लगा कर रखा था लिख कर कि अगर आएंगे तो तुरंत याद है, तुरंत बताऊंगा पहले उसको। एक आधे सवाल पूछे, पूछ दे, मान लीजिए कोई, ठीक है, हो गया ये। हो गया? हाँ, अब देखिए जरूरी क्या है, जैसे मान लीजिए कि उत्पादन कर दिया गया और उसकी कीमत इतना ज़्यादा निर्धारित कर दिया गया ताकि लोग उसका उपयोग ही न कर पाए, तो ध्यान ये भी तो देखना है ना कि भाई कितने लोग इस पैसे को अफोर्ड कर पाएंगे, जी कितनी कीमत रखा जाए कि ताकि लोग इजीली उसको अफोर्ड कर पाए, लोग उसको खरीद सके। एक बात ध्यान देंगे, जैसे बहुत सारी भारत में देखते होंगे कि भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत दिन तक टिक नहीं पाती है। जो विदेशी कंपनी है जो कार बनाती हो, चाहे कोई अन्य चीज़ पर बनाती हो, बहुत सारी भारत में बहुत ज़्यादा दिन तक कंपनियां टिक नहीं पाती हैं। उसके पीछे कारण क्या है? यही तो कारण है, कीमत। मान लीजिए कि वो अपने प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी नहीं और सरकार उन पर दबाव डालेगी कि भाई जो मेरे भारत के जनता है उतना, वो लोग इतने पैसे को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप कम कीजिए। तो नहीं करेंगे तो जाना होगा उनको यहाँ से। तो बोल रहा है नहीं, महंगाई छोड़ दीजिए, महंगाई इसमें नहीं समझना, बस इतना समझिए कि कीमत कितना, महंगाई है, टैक्स है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। महंगाई कब आएगी? टैक्स के द्वारा। जब उसमें टैक्स बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। चीज़ मान लो किसी वस्तु को उत्पादन करने में 2 रुपया लग रहा है, किसी वस्तु को उत्पादन करने में 2 रुपया लग रहा है, तो 2 रुपया ऐसा नहीं कि कंज्यूमर, हम लोग 2 रुपये में नहीं खरीदेंगे, यह केवल कंपनी में वस्तु को उत्पादित किया गया है 2 रुपया में। अभी 4 स्टेज से होकर हम लोग तक पहुंचेगा, ये प्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद पहुंचेगा होलसेलर के पास, ठीक है ना, होलसेलर के पास पहुंचेगा रिटेलर के पास, उसके बाद पहुंचेगा हम लोगों के पास, कंज्यूमर के पास। तो भाई ये भी तो कुछ ना कुछ कमाएगा प्रॉफिट, ये जब बेचेगा इसको तो ये भी कुछ कमाएगा, फिर ये भी कुछ कमाएगा। हम लोग क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हम लोग 2 ही काम हो सकता है, तो संतुष्ट होंगे ना असंतुष्ट हो जाएंगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जो बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट है, जैसे एक ही प्रोडक्ट के 2 चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट के 2-3 चीज़ें हैं, उसमें एक चीज़ से आप प्रोडक्ट में खुश हो पाएंगे या दूसरे से नहीं हो पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मान लो कि बहुत सारी बिस्किट हैं, ब्रिटानिया बहुत तरह की चीज़ें बनाती है, लेकिन हो सकता है किसी को ब्रिटानिया केक अच्छा लगता हो, किसी को बिस्किट अच्छा लगता हो, किसी को कुछ और जो भी बनाता हो अच्छा लगता हो। तो सब आदमी का अपना अलग अलग संतुष्टि लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है सबका। इसीलिए सारे चीज़ों का सभी लोगों के लेवल के चीज़ें बनाई जाती है हर जगह, ताकि सब लोग उसका उपयोग कर सके। हम लोग देखेंगे अभी ये जो मामला चल रहा है ना महंगाई, जब हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़, उसमें बहुत डीपली चलना है चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र। अब सीधे आ जाएंगे तृतीयक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर।
टर्सरी सेक्टर है क्या? कल मैंने बताया था कि जो टर्सरी सेक्टर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्विस सेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अच्छा, दूसरा बात समझिएगा, ये तृतीय क्षेत्र करती क्या है? तृतीय क्षेत्र सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या करती है? यह सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइडर है ये, यह सर्विस प्रोवाइडर है, यानी जिसको बोलते हैं सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर है। या किसको सर्विस प्रोवाइड करेगी? एक करेगी प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करेगी। कोई दिक्कत? तृतीय क्षेत्र को हम लोग सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र को या तृतीय क्षेत्र को हम लोग सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं, या यह सर्विस प्रोवाइड करती है किसको? प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। कोई दिक्कत समझने में? दूसरा बात यहाँ पे है कि इसका जो एग्जाम्पल है, टर्सरी सेक्टर का जो एग्जाम्पल है, पहला तो है कि बैंकिंग आ जाएगी, इसमें बैंकिंग आ जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे टीचर आ जाएगा, तीसरा इसमें डॉक्टर आ जाएगा ना। इसमें उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा यानी परिवहन, परिवहन, परिवहन आ जाएगा, ठीक है। इसका इसमें वकील आ जाएंगे, लीगल, जिसको हम लीगल एडवाइजर भी बोलते हैं, वकील आ जाएगा इसमें। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। कोई दिक्कत? तो सर्विस सेक्टर को हम लोग टर्सरी सेक्टर भी, टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। यह सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे मान लीजिए, कैसे करती है तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को इंडस्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा कैंपस होता है, कोई कोई जो उद्योग है, जो कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, वो 50 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है। तो क्या आदमी उसमें पैदल घूम सकता है? क्या ज़्यादा नहीं घूम सकता है। जैसे BHU कभी गए हैं आप लोग कि इसमें कोई BHU कैंपस बहुत बड़ा है, उसमें अंदर बस चलती है, ऑटो चल रही है, गाड़ी चल रही है। अगर आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना हो तो या तो साइकिल से है आपके पास, अगर गाड़ी है, या बस से पकड़ के जाना होगा, ऑटो पकड़ के जाना होगा, है कि ना। तो वही बात यहाँ बोला है कि भाई तो जो एक जगह दूसरे जगह ले जाने का काम कर रहा है कौन? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप जाएंगे, तो जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे तो आपको सर्विस दे रही है ना। आप बोलेंगे सर मैं इसके बदले में पैसा देता हूँ, ये भी हो सकता है। तो भाई पैसा सर्विस जब कोई देगा तो आपको तो पैसा देना ही होगा ना। आपको सर्विस लोग फ्री में क्यों देगा? वकील है, अगर आप इसके पास जाएंगे तो आपको यह सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वकीलों को कहा जाता है वकील बोलने का पैसा लेता है, आपसे बैठा कर और भाई क्या हाल है, समझ उसका 2 रुपये बन गया है, नहीं दीजिएगा तो फंसा देगा किसी तरह वो 10 सर लेगा आपसे। इसलिए जब वकीलों के पास जाएं तो एकदम आराम आराम से बात की, जी 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 हो गया, हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है। बहुत क्लॉज याद है ना वो सबका, हम लोग को तो अनुच्छेद याद नहीं हो पा रहा है, आर्टिकल्स, वो सबको पूरा CRPC याद है, वो सबको रात दिन वही प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे हम लोग रटते हैं बैठकर अनुच्छेद 21 क्या है, 22 क्या है, 24 क्या है, वो सब याद करता है। 307 में धारा कौन सा लगेगा, 420 का धारा क्या है कि नहीं। अच्छा, अनुच्छेद 22 क्या है, किसको पता है, कौन बताएगा? अनुच्छेद 22 22। अरे तो हो गया गिरफ्तारी से क्या आ गया, उसमें क्लॉज दिया गया है, 3 क्लॉज है, वहीं तो 3 क्लॉज मेन याद रखना है। बैठ गया पकड़ने का वारंट दिखाना पता है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना, और तीसरा है अपने मनपसंद का वक्त। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब 20 में 22 में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखना सबसे आसान तरीका है कि 20 में जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी गलती होने के बाद ही होगी ना। तो पहले गलती करेंगे 20 में, तो 22 में पकड़ के जाएंगे, उसके बाद लटका कर मारेगा सब वहाँ पर, वो तो बाद की बात है, पहले मतलब यही प्रोसेस है ये हो गया है? नहीं, 20 में तो आपको मतलब
बीच में जा नहीं सकते हैं, मतलब अगर अपराध कर रहे हैं, अपराध करेंगे तो भाई गिरफ्तारी तो होगी ही ना, अपराध करेंगे तो गिरफ्तारी होगी, तो पहले तो अपराध कीजिए अगर आपको जाना होगा तो कहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद चौथा है क्वार्टरली सेक्टर, जिसको बोलते हैं चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, ठीक है ना, क्वार्टरली सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र। अब देखिए इसके अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं, नहीं, हाँ इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं कि वैसा, इसके अंतर्गत वैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, इन दिस सेक्टर R&D, R&D समझ रहे हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इन दिस सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैपेंस, लिख दे रहा हूँ सिंपल, ठीक है ना। या से हम बोल लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को, ज्ञान आधारित उद्योगों को, ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है। ज्ञान आधारित उद्योगों का मतलब क्या होता है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है इसको, ठीक है ना। ज्ञान आधारित उद्योग यानी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम लोग ज्ञान आधारित उद्योगों को रखते हैं या शामिल करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि इन दिस सेक्टर एक्टिविटी रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित, याद रखना हम लोग को, पहले ये सब सारा चीज़ नहीं था, पहले मात्र इकोनॉमिक्स में 3 ही सेक्टर थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, बाद में दोनों को जोड़ा गया है। तो चतुर्थ सेक्टर में सिंपल बोल सकता हूँ कि इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल सिंपल मैं लूँ तो सबसे जरूरी है जो वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक है जो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, रिसर्चर हम लोग बोल सकते हैं, या इसको सिंपल में PhD भी बोल सकते हैं, यही होता है PhD। उसके बाद जहाँ पे होता है तो DRDO हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसरो लिख सकते हैं। ये सारे के सारे हम लोग इसी के अंतर्गत आते हैं, सारे के सारे चीज़, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक, रिसर्चर, PhD जिसको बोलते हैं, DRDO, इसरो, ये सारे के सारे, हाँ अरे हाँ भाई लिख लेंगे, लिख लीजिए आप। बस याद रखना कि भाई जहाँ पे रिसर्च का काम होता हो, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम होता हो, उसी को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं, सिंपल, ठीक है ना। हो गया सबका, लिखते भी चलेंगे जल्दी जल्दी, आज बेसिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे फाइनल, ठीक है ना। उसके बाद कल हम लोग, कल से शुरू करेंगे टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि टैक्स जब तक नहीं पढ़ेंगे ना फिर भी चीज़ें बार बार टैक्स की जिक्र आएगी। इसके बाद जैसे नेशनल इनकम पढ़ेंगे उसमें टैक्स आ जाएगा, टैक्स और GST एक साथ पढ़ेंगे। हो गया सबका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चतुर्थ के बाद हम लिखेंगे पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं क्यूनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर, पंचम क्षेत्र। अच्छा इसमें मैंने बताया था किसमें कौन से लोग आएंगे, इसमें इसके अंतर्गत कौन से लोग आएंगे, तो इसके अंतर्गत जो लोग आएंगे ना पंचम क्षेत्र में, जो लोग आते हैं वो ऐसे लोग आते हैं जो किसी देश में पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो सिंपल में यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश के लिए इसके अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो किसी देश के लिए पॉलिसी
या इसी को हम लिख सकते हैं नीति निर्धारण। देश के लिए, किसी भी देश के लिए पॉलिसी मेकिंग का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो किसी देश के लिए, या देश से बात ज़्यादा जरूरी है कि राष्ट्र लिख लेंगे, किसी राष्ट्र के लिए या देश के लिए पॉलिसी मेकिंग का कार्य करते हैं। दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, या यहाँ पर ऐसे भी देख सकता है, अगर यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग न देकर रूल एंड रेगुलेशन भी दे सकता है, तो याद रखेंगे रूल एंड रेगुलेशन का कार्य करते हैं, का कार्य, नियम कानून जिसको बोलते हैं, का कार्य करते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन से लोग आएंगे? एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे पीएम आ जाएंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाएगा, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो लोग आते हैं। इसमें दूसरा, इसमें जो लोग भी काम करते हैं, इसमें जितने लोग हैं इनको हम लोग बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब। एक गोल्ड का डायमंड लिखना चाहिए यहाँ पे, गोल्ड तो हमको लगा कि बहुत आसान है सबके लिए, तो गोल्ड कॉलर जॉब इनको कहा जाता है। जो पंचम क्षेत्र में जितने भी लोग इसके अंतर्गत आते हैं, सारे के सारे लोगों को हम लोग बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। कोई दिक्कत? हाँ, चौथे लोग पिंक बोलते हैं, लेकिन वो पूछता नहीं है इसलिए मैं नहीं बताया, पिंक लिख सकते हैं, चौथा लोग पिंक ही बोला जाता है। हाँ, लिखिए जनरली वैसे वो तो इंडस्ट्री में आ जाएगा ना, वो तो इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा, तो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ सकती है इसमें, जुडिशरी का काम है, जुडिशरी इसमें आएगी, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। हाँ, क्या नहीं मिल रहा? हाँ, तो इसीलिए तो इन चतुर्थ सेक्टर को और पंचम क्षेत्र को, इसी के लिए चतुर्थ सेक्टर को और पंचम क्षेत्र को अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं लोग कि अब भारत के जीडीपी में कितना % योगदान दे रही है। अभी मात्र जो 3 सेक्टर है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, अभी उसी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र है, और उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें लगभग 55 से 56% जो योगदान दे रही है वो टर्सरी सेक्टर दे रही है, लगभग 28-29% के आसपास में सेकेंडरी सेक्टर दे रही है, लगभग 20% के आसपास में, 17-18 के आसपास में प्राइमरी सेक्टर दे रही है। लेकिन ये उल्टा था, जब देश आज़ाद हुई थी हम लोग का 51, जब 55 के आसपास में, देश में सबसे ज़्यादा योगदान प्राइमरी सेक्टर दे रही थी, देश में सबसे ज़्यादा योगदान प्राइमरी सेक्टर दे रही थी। और अभी भी भले योगदान भारत के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान भले ही सबसे कम हो, लेकिन अभी भी भारत में जो लोग हैं लगभग 65% लोग प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिसमें खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में 10% जो इनडायरेक्टली रूप से कर रहे हैं, और लगभग 55% लोग डायरेक्टली रूप से काम कर रहे हैं वहाँ पे। फिर समझेंगे यहाँ पे बोलता क्या है? प्रॉफिट के बाद माने कुछ तो लोगों को, जो लोग काम, जो देश के पॉलिसी मेकिंग का काम कर, किसी भी देश में अगर लोग पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, इनको किस सेक्टर के अंतर्गत रखा जाएगा? ये लोग भले इकोनॉमिकली न दे रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली तो दे ही रहे हैं ना। ये लोग रूल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए टैक्स है, तो अगर हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ेंगे तो टैक्स में क्या है? टैक्स में हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जो मान लेते हैं कि 100 रुपये जो कमा रहा है, उसमें से 2 रुपये वो सरकार को टैक्स के रूप में दे रहा है। ये बनाया कौन है? सरकार बनाई है ना, सरकार बना रही है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग कितना टैक्स दे सरकार को? सरकार लोग कितना टैक्स हम लोग से लेना चाहती है? जैसे फिर समझिए, अभी बोला गया है कि भाई 100 रुपये में 2 रुपये टैक्स है, सरकार अगर सरकार बोले नहीं जो 100 रुपये कमाएगा उसमें 20 रुपये सरकार टैक्स लेगी, तो हम लोग 20 रुपये टैक्स देंगे सरकार को। तो काम कौन कर रहा है बनाने का काम? तो एक प्रकार से इकोनॉमी को ही तो सपोर्ट ही कर रहा है लोग ना। ये लोग देखिए, कुछ चीज़ें डायरेक्टली हम लोग नहीं देख सकते हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली रूप से भी चीज़ें काम कर रही है, वही है यहाँ पर। ये लोग भी देश में जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है टैक्स।
सरकार के पास जो पैसे आते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा टैक्स ही आते हैं। टैक्स और नॉन टैक्स दोनों मिलाकर जो आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी में हम लोग देखेंगे सारा चीज़। तो उसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा टैक्स का पैसा जो सरकार के पास रिवेन्यू आ रही है, यहीं से आ रही है, टैक्स से ही आ रहे हैं पैसे। कोई दिक्कत? हो गया ये? आगे चला जाए। इलेक्ट्रिसिटी को तो इंडस्ट्री में होगा ना। उत्पादन कहाँ पे हो रही है? बिजली का उत्पादन किया जाएगा ना किसी इंडस्ट्री में किया जाएगा। सर्विस देना, वो जो आप सर्विस समझ रहे हैं, वो सर्विस थोड़ी दे रही है। आप बोल रहे हैं कि बिजली सर्विस से मतलब हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उत्पादन किया जा रहा है बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। थोड़ा 1 मिनट मुझे रुक जाएंगे आप लोग, 1 मिनट। हो गया ये? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। मैंने कल बताया था कि जो हम लोग डिफिनीशन पूरा अच्छे से देख लिए, डिफिनीशन देख लिए, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देख लिए, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स देख लिए। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, ये भी हम लोग 3 तरीके से इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के on the basis of ownership of resources, ownership of resources। ठीक है,
में। अब 5 लाख 10 लाख लिए क्या पहुंच बनाए, एक आध गोले को भागना तो पहुंच भी बनाया जाता है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। दूसरा है अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप। और तीसरी है विकास के आधार पर, विकास के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसको लिख लेंगे, पहले इसको लिखेंगे। मेन बात है ना कि लिखिए आप लोग, जल्दी लिखिए उसको, लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अंतर संबंधों के आधार पे है दो। अंतर संबंधों का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी एक देश का, मान लो कि भारत है, तो भारत का बाकी अन्य देशों के साथ किस प्रकार रिलेशन है। पाकिस्तान अगर है तो पाकिस्तान के किसी अन्य देशों के साथ किस प्रकार रिलेशन है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज और ओपन इकोनॉमी। और दूसरा है विकास के आधार पे। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है डेवलप्ड इकोनॉमी, एक है डेवलपिंग इकोनॉमी और एक है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये मैंने शुरू में ही पढ़ा था मैं, लेकिन इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक सेक्टर नहीं समझ में आता ना, तो यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ पाता, फिर वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन शुरू हो जाता। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके। हम लोग बात करते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है, अंतर संबंधों के आधार पे बात करते हैं। देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। ये 2 प्रकार की है। एक को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा है ओपन इकोनॉमी। यानी खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। अब है क्या, थोड़ा समझेंगे। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या हो सकता है, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, बताइए पहले। हाँ, बंद अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब है कि जैसे गांव में, सिंपल समझिए, गांव में कुछ ऐसे घर होते हैं जो अपने घर के अलावा बाकी घर से कोई मतलब नहीं है, होता है ना ऐसे। कुछ ऐसे घर होते हैं कि भाई मेरे यहाँ नमक और सब्जी में डाला तो बगल में पता है कि भाई नमक कौन सी कंपनी की मैं डाल रहा हूँ, है ना। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि मुझे किसी अन्य आदमी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और जिसे लेना देना होगा उसको हम बोलेंगे ओपन अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। अब समझेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 2 तरीके से बात समझना है।
दो बुक में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है बंद अर्थव्यवस्था के बारे में। एक बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बात बताई गई है कि बंद अर्थव्यवस्था में उसको कहते हैं जिसको किसी भी अन्य देशों के साथ वह किसी प्रकार से कोई व्यापार नहीं कर रहा है, आयात निर्यात नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन वहीं पर एक और बात भी बोली गई है कि बंद अर्थव्यवस्था हम लोग उसको अर्थव्यवस्था को भी कह सकते हैं जो जितना उसके यहाँ संसाधनों की रिक्वायरमेंट है वो अपने यहाँ उतने चीज़ों का उत्पादन कर ले रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे अगर मेरे देश में 10 केजी चीनी की आवश्यकता है, चीनी आवश्यकता है, तो मैं उतना उत्पादन कर ले रहा हूँ, मैं किसी अन्य देशों पर निर्भर नहीं हूँ, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं बंद अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत समझने में? यानी फिर मैं बता रहा हूँ कि बंद अर्थव्यवस्था के दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट वो है जो किसी प्रकार से उसका कोई लेन देन नहीं है, ना किसी वस्तु का वो आयात कर रहा है ना किसी वस्तु का निर्यात कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन वहीं पर एक और अर्थ बोल सकते हैं अलग परिभाषा, अलग रूप से, वह देश ऐसा है जो अपने आप पे किसी अन्य देशों पर डिपेंडेंट नहीं है, जितने चीज़ों की उसकी आवश्यकता है वह खुद अपना उत्पादन कर ले रहा है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। कोई डाउट समझने में? ओपन इकोनॉमी सिंपल मतलब है कि यह बाकी अन्य देशों के साथ, बाकी अन्य देशों से वह व्यापार कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है। अच्छा, एक और भी बात हो सकती है बंद अर्थव्यवस्था में, हो सकता है कि यह बोल रहा है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी अन्य देशों पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद हूँ। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा हो वो उस लेवल का न हो कि उसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में हो ही ना, ये भी तो हो सकता है ना। अगर मान लो कि मैं किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा हूँ और उसका डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो क्या मेरा वस्तु बिकेगा इंटरनेशनल मार्केट में या कोई भी मार्केट में? तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। और यहाँ पे दो बात समझेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर भारत में भी देखेंगे तो 1991 से पहले भारत को भी एक प्रकार से हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते थे। ठीक है, क्योंकि भारत का भी पूरे अलग देशों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, अच्छा संबंध नहीं था। हो सकता था कि हम लोग उस प्रकार से कुछ चीज़ों को उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जिसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में हो। फिर सरकार ने क्या किया कि 1991 में ही एक NEP को अपनाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के द्वारा सरकार ने LPG को अपनाई। LPG का मतलब होता है, L का मतलब होता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। और यह अपनाने के बाद, अच्छा एक और बात समझिएगा, इसी में जब 5 ईयर प्लान बढ़ेंगे तो 1990 से लेकर 1992 के बीच में रोलिंग प्लान लागू किया गया था भारत में। रोलिंग प्लान लागू की गई थी। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वही थे, मतलब कंफर्म है ना आप लोग? सब लोग कंफर्म है? ठीक है, तो N नरसिम्हा राव की सरकार में ही, उन्हीं के सरकार में के द्वारा अपनाया गया। ये बाद में हम लोग, अच्छा अभी तक जो 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे तो 3 बार हम लोग वार्षिक योजनाएं लागू की गई है, जिसको या हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक प्रकार से बीच में गैप कर करके किया गया। एक किया गया था 1966 से लेकर 1969, दूसरा है 1978 से लेकर 1980, और दूसरा है 1990 से लेकर 1992। ये सवाल बहुत बार पूछा है कि सबसे पहली बार कब ब्रेक लिया गया इंटरनेशनल 5 ईयर प्लान में? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उस टाइम भारत ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, 62 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, और भारत का जो GDP का जो टारगेट रखा गया था पूरा नहीं हो पाया, और सबसे विफल योजना मानी जाती है तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत में। कोई दिक्कत समझने में? उसके बाद यहाँ पर अपनाया गया, इस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 78 में जो लाया गया था, 78 में मोरारजी देसाई की सरकार में लाई गई थी। और उसके बाद 1999 से लेकर नरसिम्हा राव उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो उसी टाइम के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये लाने के पीछे कारण क्या था? उस टाइम भारत की जो इकोनॉमी थी वो स्टेबल नहीं थी, उथल पुथल मची पड़ी थी भारत में। उसी उथल पुथल मचने को जो मची थी उसको स्टेबल करने के लिए सरकार ने क्या किया कि तुरंत पंचवर्षीय योजना पर रोक लगाई और बोली कि पहले समय लीजिए, सब कुछ मामला को स्टेबल किया जाए, देखा जाए क्या स्थिति है क्या नहीं है।
इसी के बीच में सरकार ने 1991 में एनईपी को अपनाई, नई आर्थिक पॉलिसी को बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति को बोलते हैं, इसी को अपनाई और इसी के द्वारा सरकार ने एलपीजी को अपनाया और एलपीजी के बाद भारत ने अपने आप को एक ओपन इकोनॉमी के रूप में स्थापित किया इंटरनेशनल मार्केट में। कोई दिक्कत समझने में यहां तक समझ में आ रहा है ना जो चीजें मैं बताया हूं यहां पे? किसी कोई डाउट है? अब हम लोग लिखेंगे क्लोज इकोनॉमी के बारे में। मिटाऊं इसको? पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, बहुत बार हर लगभग सारे एग्जाम में सवाल आते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि वैसी अर्थव्यवस्था, लिखेंगे मैं बोल रहा हूं, लिखिए तो वैसी अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी लिखेंगे वैसी अर्थव्यवस्था जो किसी, वैसी अर्थव्यवस्था जो किसी अन्य देशों के साथ, जो किसी अन्य देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करती है, आयात निर्यात नहीं करती है, उसको हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल कौन सा देश हो सकता है यहाँ पे? हाँ, चाइना कैसे होगा भाई? चाइना इतना तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोई करता ही नहीं है। हाँ? अपने अंदर मतलब? अपने अंदर मतलब क्या? अरे भाई, तो भाई उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बेच रहा है ना। मेरे पास अधिशेष राशि है तभी तो मैं दूंगा आपको। माने कोई बैंक अगर आपको लोन दे रही है, अगर कोई बैंक आपको लोन दे रही है, इसका मतलब है कि उसके पास अपने काम से ज्यादा पैसा है, क्रेडिट क्रिएशन उसके पास ज्यादा हो रही है, तभी वो लोन देगी आपको। ऐसा नहीं कि उसके अपने के लिए काम ही नहीं और आपको लोन कैसे बांट देगी बैंक। तो उसके बाद इतना ना चीजें हैं कि क्यों जाएगी लोगों से लेने। रशिया से लेता ही है, क्रूड ऑयल जो अभी रशिया से ले ही रहा है, वो रशिया से ले ही रहा है, डिफेंस में लेता है। अरे वो आलू प्याज थोड़े लेगा, चावल दाल थोड़े लेगा वो, उसके बाद बहुत है। पाकिस्तान को फंडिंग कर ही रहा है उधर बोला फंडिंग करो इधर, अरुणाचल में तुम चढ़ाई करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। भाई दोनों समझ रहे हैं। देखिए हमेशा याद रखना है, जियो पोलिटिकल जब पढ़ेंगे ना, जियो पोलिटिक्स जब पढ़ेंगे पूरे विश्व स्तर पे, जब उसमें एक अपने भाषा में सिंपल भी समझिएगा कि जब भी कोई दुश्मन हो आपका, उसके दुश्मन को आप अपना दोस्त बनाइए, तब ये कितना मजा आ रहा है पॉलिटिक्स में। वही करता है चाइना। भारत का दुश्मन कौन है? और इधर भी इसका भी दुश्मन चाइना है। मतलब अभी अच्छा रिश्ता नहीं है चाइना के साथ, तू बना लिया पाकिस्तान को दोस्त कि चलो तुम, जब दोनों लोग साथ में रहेंगे ना, तैसे भी इंडिया टेंशन में रहेगी, भाई इधर से ही है इधर से ही है, दोनों चढ़ाई ना कर दे एक साथ। वैसे कुछ होगा नहीं पाकिस्तान से हम लोगों का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उम्मीद कर ही सकते हैं। एक आधो कहीं फेंक दिया उधर ले आकर, कसाब को भेज दिया, लाओ मारो ताज पे, धुआं निकाल दो, है कि ना। तो चीज़ें ये भी है, हो गया। तो एक और ऐसे भी हो गया। अच्छा, दूसरा जो साउथ जो अफ्रीकन कंट्री है, युगांडा रवांडा जो है ना, वो सब भी इसी में आती है। वो भी वैसे नहीं है देश जो किसी अन्य देश में। व्यापार कैसे होगा भाई? व्यापार कब होगा ना, जब आपके यहाँ भी अच्छा चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, मेरे यहाँ भी अच्छा चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, तब मैं आदान प्रदान करूंगा। अब मेरे यहाँ कुछ उत्पादन हो ही नहीं रहा, तो केवल मैं पहुँचा ही दूंगा ना, लूंगा तो नहीं आपसे कुछ भी। अब लिखेंगे इसमें, क्या नाम है इसका? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के बारे में लिखेंगे। सिंपल वही लिखना है कि वैसी अर्थव्यवस्था जो किसी अन्य देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, जो किसी अन्य देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, आयात निर्यात करता है, उसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें तो लगभग सारा देश आ जाएगा, लगभग मतलब भारत है भी। अच्छा, पूछता भी है सवाल, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है कि 1991 से पहले भारत बंद अर्थव्यवस्था थी,
1991 से पहले भारत खुली अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना। भारत के बारे में तो याद रखें, अगर वह ईयर लगा दिया है तो ध्यान से पढ़ेंगे कि वो क्या बोल रहा है। अगर ईयर कुछ नहीं लगाया है तो हमेशा भारत को हम किसके साथ ले चलेंगे, खुली अर्थव्यवस्था के द्वारा। लेकिन अगर ईयर लगा दिया कि 1991 से पहले और बाद में, तो पहले भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। बाद में 1991 के बाद जब भारत ने एलपीजी को अपनाई, उसके बाद भारत अपने आप को खुली अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित की। वहां पे कोई दिक्कत समझने में? अब हम लोग बात करेंगे विकास के आधार पर। विकास के जितना भी लाइट हम लोग को दिखता है, जितना भी आर्टिफिशियल लाइट है, सारा चाइना ही तो करवा रहा है उत्पादन। मतलब समझ रहे हैं कि पहले अंग्रेज थे जो अपने हाथ द्वारा बनाए गए उत्पादों को जबरदस्ती मार्केट में लाते थे, और जितने भी उसके गुलाम देश थे सभी लोग उसका उत्पादन उपयोग करते थे, ठीक है। अब चाइना हो गया एक प्रकार से, समझ लीजिए। दीपावली में जो देखिए, जो पहले लोग मिट्टी का दिया रखता था अपने घर पर, अब आजकल कोई रखता है? लोग शर्म से नहीं रखते हैं। अरे लोग क्या बोलेगा, मेरे बगल में लटकाया गया है उतना, मैं भी लगाऊंगा वहीं। सर वो जो चाइनीज लाइट आता था पहले के मुकाबले अब इंडियन कंपनी ज़्यादा बना रही है। हाँ तो अब भाई तो सीखेगी ना, भारत में बेरोजगारी भी तो है, सीखेगी भी तो। नहीं सीखेगी तो कहाँ चलेगा पेट। मानी जो मिट्टी का दिया बनाता था वो तो खत्म हो गई, तो जो बेरोजगार हुए हैं वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे ना। अब कैसे पेट चलेगा, पेट भी तो चलाना है अपना। अब छठ को छोड़ दिया जाए, छठ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार का बहुत बड़ा पर्व है छठ, अगर वो छोड़ दिया जाए तब मुझे नहीं लगता कि मिट्टी के दिया कहीं उपयोग है। उसी में थोड़ा वो जो उपयोग लगता है तो लगता है, जहाँ तक मुझे पता है। छठ अपने यहाँ होता नहीं है मेरे यहाँ, तो मुझे कम ही पता है, लेकिन है पता, थोड़ा बहुत तो है ही। अरे भाई नहीं होता है, कोई मर गया होगा कभी का, हो सकता है। ये भी तो है, चाहे पैसा नहीं होगा, गरीबी में उस टाइम होगा, सब ऐसे माहौल बना दे वो नहीं होगा। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं नहीं होने के। मैं अपनी दादी से पूछा कि छठ क्यों नहीं होता अपने यहाँ, बोले कि नहीं सहता है। सहता है भाई, सहने के कहाँ से है? तुम लोग तो मक्का खाकर जिंदा रहे थे पहले। मेरी दादी बताती थी कि मैं वो मक्का समझ रहे हैं ना, सतुआ उतुआ ये सब खा कर लोग जिंदा रहते थे, तो कहाँ से वो लोग पूजा कर पाएंगे? छठ में ठीक ठाक पैसा लगता है, कपड़ा भी खरीदना रहता है, वहाँ पर दिखाना भी तो है छठ घाट में जाकर कपड़ा नया पहनकर कि भाई मेरे पास कपड़ा है नया, खरीद कर अभी आया है मार्केट से। पूजा तो कम होता है, ज़्यादा वहाँ पे होता है फैशन डिजाइनिंग वाला मामला, दिखाओ भाई कौन कितना अच्छा पहन पा रहा है। चलिए, विकास के आधार पे पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। अच्छा एक बात बता दीजिए, डेवलप्ड इकोनॉमी को हम लोग कैसे पहचानें कोई देश डेवलप्ड है या नहीं है? अच्छा हाँ ठीक है। और हाँ मतलब देखिए, जब भी हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में किसी भी देश को देखेंगे जो आज विकसित अर्थव्यवस्था है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे अगर हम लोग परिभाषा में भले लिख सकते हैं कि वैसा क्षेत्र, वैसा अर्थव्यवस्था है, वैसा देश जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का योगदान वहाँ के जीडीपी में कम है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी का योगदान ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके यहाँ एग्रीकल्चरल काम नहीं हो रहे हैं, उसके यहाँ भी एग्रीकल्चर काम उतना ही हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी है कि जितना उसको रिक्वायरमेंट है उस देश में उतना वो उत्पादन कर ले रहा है अपने लिए। लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है क्योंकि लोग और जगह जाकर, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, रोजगार की मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोजगार लोगों को लगातार मिल रहा है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि सब लोग उसी एग्रीकल्चर में घुसे पड़े हैं। उसके अलावा जो लोग अन्य सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी में काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जीडीपी का जो साइज होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वहाँ पे जो औद्योगिकरण हुआ होगा बहुत पहले हुआ होगा। जब हम लोग गुलाम हो रहे थे उस टाइम अमेरिका आज़ाद हो रही थी, समझ में रहा है ना। जब हम लोग गुलाम हो रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, अमेरिका भी गुलाम रही एक टाइम, तो उस टाइम वो अमेरिका आज़ाद हो रही थी। तो समझ रहे हैं ना, लगभग 350 साल हम लोग गुलाम रहे,
भले हम बोल सकते हैं कि 150 200, उसी टाइम वो सब आ गया था। 1700 कब आई थी, कब हुआ था युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 57, 1757 में। तो 1757 में हम लोग का प्लासी का युद्ध हुआ था। युद्ध ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा, युद्ध होने के लिए 50 साल, उसको क्या बोलते हैं, 10 12 20 साल 25 साल पहले से माहौल बनेगा तभी तो युद्ध हो पाएगा ना। तो हम लोग वहाँ से गुलाम थे और 47 में जाकर आज़ाद हुए। आज़ाद हुए नाम के 47 में, पूरी तरह से तो हम लोग अभी भी नहीं निकल पाए अच्छे तरीके से। बहुत नहीं, मानसिकता वाला बात नहीं, अब पॉलिटिकल बात नहीं कीजिए। विकसित अर्थव्यवस्था, लग रहा है कन्हैया कुमार को ज़्यादा सुन लिए हैं क्या? दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। और तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझना है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था हम लोग उसको कहेंगे जहाँ पे यहाँ के जीडीपी में, विकसित अर्थव्यवस्था के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है क्या होगा, कम होगा, और सेकेंडरी सेक्टर तथा टर्सरी सेक्टर का योगदान जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसको हम बोल सकते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था है, कोई दिक्कत। दूसरा बात, अगर इसकी कुछ विशेषता के बारे में हम लोग बात करें, इसकी कुछ विशेषता के बारे में हम लोग बात करेंगे विकसित अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पे जो देश की जीडीपी होगी, जीडीपी का जो साइज होगा बड़ा होगा। इस देश में जो प्रति व्यक्ति आय, जो उन्होंने बोला था पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण बहुत पहले हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा वहाँ पे। तो अगर इस प्रकार की कोई विशेषता दिख रही है तो हम लोग बोलेंगे कि वो विकसित अर्थव्यवस्था है, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा बात, जो यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ से विकासशील अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी होगी, जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर का योगदान अब धीरे धीरे कम हो रहा होगा। ठीक है ना, धीरे धीरे कम हो रहा होगा, और इसके जगह पर सेकेंडरी सेक्टर तथा टर्सरी सेक्टर, इसका योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। ये समझ रहे हैं ना, साइन में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसकी विशेषता के बारे में बात करूँ तो सिंपल है कि इसका भी जीडीपी का जो साइज होगा, जीडीपी का जो साइज होगा इसके रिस्पेक्ट में छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा होगा। ठीक है ना। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय, या यहाँ पर लिख सकते इसका भी साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय जो होगा पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, ये भी धीरे धीरे बढ़ेगा देश में। तो हम लोग इस प्रकार की कोई अर्थव्यवस्था है, तो भारत सबसे अच्छा उदाहरण है विकासशील अर्थव्यवस्था का, कोई दिक्कत समझने में। और जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जो जीडीपी है, जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान, प्राइमरी सेक्टर का योगदान अभी भी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। दूसरा, जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, इसका योगदान एकदम बहुत कम, वहाँ के जीडीपी में बहुत कम होगा। ठीक है। इसका जो जीडीपी का साइज होगा, जीडीपी का साइज होगा बहुत छोटा होगा। प्रति व्यक्ति आय कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी। ये सारे के सारे जो हैं ये हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल। कोई डाउट?
बहुत बंटवारा हुआ है, बहुत बंटवारा हुआ है। जैसे वर्ल्ड बैंक के अनुसार भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत उन्होंने खुद अपना डिवाइड किया इकोनॉमी को। विकास के आधार पर भारत को किस दुनिया, मान लीजिए जो पहली दुनिया है उसमें हम इसको रखेंगे। कहने का मतलब सिंपल है, जो पहली दुनिया के बता रहे हैं, जो दूसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, उतना डीपली उतना पूछता नहीं है सब। हम लोग यहाँ पर केवल थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मेन टॉपिक जो शुरू होगा टैक्स ना, वहाँ से मामला थोड़ा रफ्तार पकड़ेगा। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को एकदम शॉर्ट में लेकर चल रहा हूँ, फास्ट। और डिवाइड बहुत हुआ होगा, अभी मैं बहुत सारी चीज़ नहीं बताया हूँ यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसी को बता रहा हूँ केवल। चाय वगैरह ठंडा हो गया होगा जी। एसी ठंडा कर नहीं पा रहा है, देख रहा हूँ मैं। लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी केवल यहाँ पे इसके बाद तुरंत बताऊँ ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन मैं केवल एकदम ब्रीफ में बताऊँगा। समझ में आ रहा है? जब हम लोग मेंस में जब पढ़ेंगे ना, जब इंडियन इकोनॉमी में, उसमें हम लोग बात करेंगे कि सारा चीज़ों से डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या है। ग्रोथ का मतलब होता है सिंपल क्वांटिटेटिव चेंज होगा, मात्रात्मक परिवर्तन। मान लीजिए अगर आप 100 रुपये आज कमा रहे हैं तो कल आप 110 रुपये कमा रहे हैं, परसों आप 120 रुपये कमा रहे हैं, तो आपका केवल एक ग्रोथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि जिसका ग्रोथ होगा उसका डेवलपमेंट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसका डेवलपमेंट होगा वो बिना ग्रोथ हुए उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो डेवलपमेंट में क्या है कि भाई आप सब तरीके से जब अपना विकास करेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपका इनकम है, अगर आप 100 रुपये इनकम को हर सेक्टर पे आप खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पर भी दे रहे हैं, एजुकेशन पर भी दे रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पैसे को कहीं ना कहीं जमा भी कर रहे हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहे हैं, सब तरीके से अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं आपको बहुत अच्छे से मिल रही है, तो उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। भारत बहुत पीछे है ना। मानिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी देखिए भारत के, अभी तो हम लोग पटना में रह रहे हैं ना, आप लोग गाँव में रहते हैं, देखते होंगे गाँव में बहुत अभी उतनी पहुँच नहीं पाई अच्छे से हेल्थ वाली मामला। जैसे मान लीजिए कि जो लेडी जो प्रेग्नेंट है उसके अगल बगल अगर उसका रात में बच्चा हो गया और लेकर जाए उसका, उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। अभी तो मामला ठीक हो रहा है, 4-5 साल पहले बहुत से लोग मर जाते थे उसके चक्कर में, हॉस्पिटल ही नहीं अच्छे। तो हेल्थ जब तक केवल अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर देना, विश्व गुरु बनना ही बनना, ये जरूरी है, बात होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सभी तरीके से अच्छे हो गए हैं, अभी हम लोग को बहुत काम करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट पे हम लोग बहुत काम करने की आवश्यकता है। एजुकेशन पे हम लोग केवल एजुकेट और लिटरेट होने में बहुत अंतर है।
अभी हम लोग केवल लिटरेट हो रहे हैं धीरे धीरे। बिहार सरकार का टारगेट है लिटरेट होना, समझ? हाँ, बस नाम लिख देना, सिग्नेचर कर देना है। मान लीजिए किसी का नाम, मान लीजिए मेरा ही नाम सुमित है, तो कोई लिख दिया, मैं नहीं तो ऐसे लिख दिया, ऐसे मिलाकर किसी तरह ऐसे करके ऐसे कर लिए, फिर ऐसे करके सुमित लिख दिया मैं, तो हाँ चलो मैं एजुकेट नहीं हूँ, मैं लिटरेट हो रहा हूँ मैं, अंतर है दोनों में। तो ये भी तो देखना है। बिहार की स्थिति देखिए, बिहार तो ठीक है, मतलब एकदम से ठीक नहीं है, अभी भी है। छत्तीसगढ़ का स्थिति बहुत खराब है, झारखंड का स्थिति बहुत खराब है। एक साउथ छोड़ दिया जाए ना, भारत में साउथ छोड़ दिया जाए, तो नॉर्थ स्टेट जितने भी हैं सबकी स्थिति बहुत खराब है। तो सारा चीज़ देखेंगे ना, ये सब तो हो गया। देखिए ये सब चीज़ कुछ एग्जाम पास होने लिए सब बताया जा रहा है, रियलिटी में सभी है नहीं, रियलिटी में बहुत अंतर है। भले जीडीपी का यहाँ पे कम हो रहा है, और रियलिटी अभी भी 60% ऐसे लोग हैं, 65%, 70% डाटा जो केवल प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल तो एलाइड सेक्टर इसको बोलते हैं, यानी जो एग्रीकल्चर जो पूर्ण रूप से है और उससे जो संबंधित कुछ क्षेत्र है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल तथा एलाइड सेक्टर, कृषि तथा कृषि संबंधित क्षेत्र। बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं जो हम लोग को पता नहीं है। बेरोजगारी जो हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे भारत ऐसा देश है जहाँ पे हर एक प्रकार की बेरोजगारी पाई जा रही है। 7-8 प्रकार की बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी है, घर्षण जनित बेरोजगारी है, सारा का सारा बेरोजगारी भारत में पाया जा रहा है। तो हम लोग अपने आप को उस तरह का एस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पे। मजाक थोड़ी ना है किसी के लिए। ये हो गया, चलो लिख लिए। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे, ठीक है ना। उसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया गया, उससे पहले डिवाइड किया गया था 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था में। एक को हम लोग बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, पहले थोड़ा समझ लेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, और एक है गैर बाजार अर्थव्यवस्था। गैर बाजार अर्थव्यवस्था अब समझेंगे बाजार अर्थव्यवस्था हो गया और गैर बाजार अर्थव्यवस्था है क्या। बाजार अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब है कि जो भी बाजार को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, बाजार को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाना है, तो बाजार को रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा। इसमें बोला गया कि बाजार को रेगुलेट किया जाएगा या तो किसी निजी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, है ठीक है ना, या ग्रुप ऑफ पीपुल, वस्तुओं के व्यक्तियों के समूह के द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपुल के द्वारा इसको हम लोग रेगुलेट करेंगे बाजार को। इसमें सरकार की हिस्सेदारी एकदम कम रहेगी। कम क्या रहेगी, एकदम नगण्य रहेगी। मैंने कल बताया भी था कि जब भारत जो अर्थव्यवस्था है उसके जनक किसको माना गया हम लोग अर्थशास्त्र के, एडम स्मिथ को। उन्होंने एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने बताया कि उसमें उन्होंने बात किया बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में। तो बाजार अर्थव्यवस्था वही है कि इसमें सरकार का जो हस्तक्षेप है शून्य है, जिसको बोलते हैं लेजर फेयर प्रिंसिपल, लेजर फेयर का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं अहस्तक्षेप की नीति। और इसका एग्जाम्पल बनाया गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके जनक बने कौन, एडम स्मिथ भाई साहब। और बाजार जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, गैर बाजार अर्थव्यवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कोई दिक्कत, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए समझेंगे यहाँ पे, ये जो पूरी बाजार अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जो सेंटर में रखा गया वो निजी व्यक्ति को रखा गया कि बाजार में जो भी वस्तु को उत्पादन किया जाएगा, बाजार में जितनी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होंगी वह किसी निजी व्यक्ति के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, या किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाएगा, या किसी निजी संस्थान के द्वारा किया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल कौन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया इसको।
जिसके जनक हैं एडम स्मिथ। गैर बाजार अर्थव्यवस्था लाने का श्रेय दिया जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है ना। गैर बाजार अर्थव्यवस्था का अगर जनक माना जाए सिंपल, तो इसको माना जाता है कार्ल मार्क्स को गैर बाजार अर्थव्यवस्था का जनक। और इन्होंने बोला कि भाई जो भी बाजार है, जो बाजार को रेगुलेट किया जाएगा तो इसमें पूरी की पूरी तरीके से सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी सरकार ही चीजों का देखेगी कि उत्पादन कितना करना है, सरकार ही तय करेगी कि उत्पादन किए गए चीजों की कीमत कितना निर्धारित करना है, सरकार ही तय करेगी कि किसी भी वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। सारे के सारे सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसमें जब पावर सरकार के पास रहेगी तो सरकार अपने जनता सभी लोगों को समान दृष्टि से देखेगी, है ना। सरकार सभी लोगों को समान दृष्टि से देखेगी, तो इसको बोला गया गैर बाजार अर्थव्यवस्था। और उसमें उन्होंने लाया समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था, इसको अपनाने वाला जो पहला देश है वो था रसिया, ठीक है ना। और उसी के बाद लाया गया साम्यवादी। और पूछता है कि साम्यवादी अपनाने वाला पहला देश कौन था, तो पहला था चाइना। चीन मान लीजिए, चाइना लिख दिया हूं मैं, चीन मानिए। तो अपनाने वाला पहला देश, हटा ही देता हूं इसको, चीन, ठीक है। तो साम्यवादी अपनाने वाला पहला देश कौन है, चीन है। इसमें देखिए, इसमें बोला गया कि भाई जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, इस पे तो सरकार का नियंत्रण रहेगा ही रहेगा। सरकार के साथ साथ इस पे मजदूर का भी नियंत्रण रहेगा। जब सरकार के साथ मजदूर ऐड कर दिया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे साम्यवादी। जब केवल सरकार ऐड किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे समाजवादी। और जब किसी निजी व्यक्ति होगा उसको हम लोग बोलेंगे पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था। कोई डाउट? और फिर समझेंगे यहाँ पे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो भारत ने भी तो समाजवाद अपनाया है, लेकिन भारत ने जो समाजवाद अपनाया है वो गांधी तथा नेहरू का समाजवाद है। लेकिन जो उस टाइम पूरा यूरोप और समाजवाद के जो चपेट में आया था, रसिया उसिया जो था आसपास में, वो था मार्क्स का समाजवाद। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों के समाजवाद में अंतर यह है कि जो मार्क्स का समाजवाद है उसमें वह विद्रोह दिखाई देता है, संघर्ष दिखाई देता है। वो बोला कि भाई देखो, जो आप अगर चाह रहे हैं कि आपके पास संसाधन अच्छे से मिले, संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो पाए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो विद्रोह कीजिए। आप जो पैसे वाले लोग उनको मारिए, आप लूट के लाइए अपना धन, गरीबों अपने आप में बांट लीजिए। अगर ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि गरीबों का दिल, अमीरों का दिल पिघल जाएगा, पूरा पैसा गरीबों में बांट देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन गांधी तथा नेहरू का समाज बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। धन का बंटवारा, हम लोग जो धन का जो बंटवारा होगा वो इक्वली डिवाइडेड किया जाएगा, सारी तरीके से एकदम सब सही तरीके सारा चीज किया जाएगा। और इनमें बोला गया, गांधी जी बोले कोई बात नहीं, एक बार ऐसा कुछ दिन आएगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, जो पैसे वाले लोग उनका दिल पिघल जाएगा, पूरा पैसा गरीबों में लोग बांट देंगे। उसी वेट में हम लोग भी खड़े हैं आज तक, कब तो अभी तो कैसा तो होगा कि कुछ पैसा मिले हम लोगों को, लेकिन लग नहीं रहा है कि अब मिलेगा। तो समाजवाद जो है, समाजवाद का जनक भले हम लोग मानते हैं कार्ल मार्क्स को, भारत में भी समाजवाद अपनाया गया, लेकिन भारत में जो समाजवाद अपनाया गया है उसमें गांधी तथा नेहरू का समाजवाद है, जिसमें हिंसा नहीं दिखाई देता है, जिसमें संघर्ष दिखाई नहीं देता है। उसमें बोला कि मेहनत कीजिए आप, सरकार सब कुछ ठीक कर देगी, समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब चाइना ने बोला कि नहीं मैं समाजवाद नहीं अपनाऊंगा, केवल सरकार नहीं रहेगी, सरकार के साथ साथ मजदूर भी रहेंगे, जो गरीब लोग हैं उन लोग भी, जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उस पे इन लोगों का भी उतना ही अधिकार है जितना पैसे वालों का अधिकार है। तो अब क्या करेंगे मैं इनको दोनों आदमी को साथ में रहकर ऐड करूंगा, उसको बोला गया साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। और उसी के बाद भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं सारा चीज। तो बाजार अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल कौन है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मान लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दो है, समाजवादी, साम्यवादी। अब समझेंगे, जब मान लीजिए कि जब पूरा वर्ल्ड, उस टाइम पूरा वर्ल्ड जो यूरोप की जितने भी कंट्री या देश थी, वो उन्होंने अपनाया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब इतना ही सही था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो फिर समाजवादी क्यों आया?
और जब समाजवाद ही सब कुछ अच्छा था तब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों आया, है ना, डाउट तो है यहाँ पे। देखिए जब 1929 के आसपास में 1929 के आसपास में एक बहुत ही बड़ा आर्थिक मंदी आई, ठीक है ना, जो यूएसए में आई थी आर्थिक मंदी, और यह 1934 तक रही थी। आर्थिक मंदी आई, यूएसए में आई, और यूएसए भले आई यूएसए में, लेकिन पूरा यूरोप को अपने चपेट में ले ली आर्थिक मंदी। उसके बाद लोगों को लगा कि भाई अगर मान लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इतनी ही सही थी, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, तो फिर मंदी आ कैसे गई, नहीं आनी चाहिए। तब लोगों का, इसी में वर्ल्ड बैंक ने बाद में बोली थी, वर्ल्ड बैंक जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो जिसमें बोला कि उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण किसका रहेगा, निजी व्यक्ति का रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि नहीं, अगर किसी भी देश को आगे लेकर जाना है तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। जब तक अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही है, मामला समझिए कि ठीक चलेगा। फिर लोगों का मूवमेंट हुआ समाजवाद की ओर। लोगों को लगा भाई समाज, उसके पैरेलल थोड़ा ये भी चल ही रहा था साथ साथ समाजवाद। बोला कि भाई इसमें भी तो देखा कि भाई पूरा काम सरकार तो नहीं कर सकती है ना, अगर किसी देश को विकसित बनाना है तो सरकार पूरा काम नहीं कर सकती है, सरकार का भी एक अपना लिमिटेशंस है, सारा काम सरकार नहीं कर सकती है। उसके बाद जब दो होगा, उसके बाद हम लोग लाए क्या पर, मिक्स इकोनॉमी के बारे में, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया। और भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 1966 तक थी, उसके योजना के दौरान ही भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया भारत में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के बाद इसमें बोला कि भाई इसमें सरकार भी रहेगा, सरकार भी रहेगी, और प्लस में हम लोग निजी व्यक्ति को भी हम लोग यहाँ पे साथ में रखेंगे, और दोनों लोगों के सहयोग से हम लोग मार्केट को रेगुलेट करेंगे। जो मार्केट में आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग रेगुलेट करेंगे, किसके किसके द्वारा, क्या जरूरत है, पिताजी से पूछो, माता थोड़ा ना सधाएंगी पैसा आज। अच्छा माता जी क्यों, पता है आज क्यों माता जी का नाम पूछा जा रहा है ज़्यादा हर काम में, ये क्या कारण हो सकता है? नहीं महिला पावर नहीं, सुनिए बता रहा हूँ, लोन जब लेंगे आप तो पापा तो भाग जाएंगे, मम्मी तो ना भागेंगे कहीं और जब जाकर मम्मी को लोग पकड़ेगा, आपके मम्मी को लोग पकड़ेगा जाकर, तो जहाँ भी आपके पापा रहेंगे आ ही जाएंगे कूद कर तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए अब ये पूछ रहा है कि मम्मी का नाम क्या। अरे भाई जब सब कुछ पापा का नाम लो, मेरा नाम ले लो भाई, सब कुछ है। सैलरी कितनी आ रही है भाई, तुम अपना सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट सारा दे ही दिया, तो पूछने की आवश्यकता है कि कितना आ रही है सैलरी। कोई बात नहीं, दे दो पैसा लेकर तो भागूंगा ही मैं। ये हो गया ना। अब हम लोग बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसमें एक दो लाइन लिखिए। लिखेंगे वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर
वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर जिसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों को बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंग्लिश में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति, प्राइवेट इंडिविजुअल, निजी व्यक्ति स्लैश, स्लैश लिखना नहीं है, स्लैश देना है ऐसे, स्लैश ग्रुप ऑफ पीपुल यानी व्यक्तियों के समूह, या किसी अन्य संस्थान का होता है, अन्य संस्थान का होता है, ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं या इंस्टीट्यूशन लिख सकते हैं, उसे हम लोग पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, उसे पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। हो गया। आगे लिखेंगे, अब देखिए इसमें थोड़ा लिखेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखूं, इसमें क्या क्या विशेषता हो सकती है, फिर आ रहा है क्या, देखिए इसमें क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो यहाँ पर 2-3 बात याद रखना है। पहली बात तो है कि इसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही एक सिद्धांत दिया गया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति जिसको बोलते हैं लेजेस फेयर का सिद्धांत, लेजेस फेयर, अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है। दूसरा बात, अरे यार विशेषता में हस्तक्षेप की नीति हो गया। दूसरा देखेंगे हम लोग, इसमें जो बाजार है, बाजार समझ रहे हैं ना। देखिए ये जो बाजार में बोल रहा हूँ ना, बाजार का मतलब ये नहीं कि इसमें आलू प्याज बिक रहा है, ध्यान देना है। इस बाजार का मतलब होता है कि जहाँ पे आर्थिक क्रियाएं होती है। बाजार का मतलब पूरा इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ। आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कौन कौन सी, रुक जाइए थोड़ा मैं अब पूछूंगा मैं, आर्थिक क्रिया कौन कौन सी है। चलिए बताइए तो आर्थिक क्रिया कौन कौन सी है, बैठ के बताइए। कंज्यूमर कंजम्पशन और बताइए उत्पादन के कौन कौन से साधन है। हाँ बैठ के एडम स्मिथ कौन बुक लिखा था जी भाई? हाँ एडम स्मिथ के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? अरे सर कल ही तो बताया हूँ मैं, अभी मैंने बताया है, द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए ये बेसिक चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पढ़ने वाला है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन चीज़ें अगर ये याद नहीं रहेगी, संसाधन न पता हो, आर्थिक क्रिया बीच में पूछ दे, मार्केट पूछ दे, मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ये सारा चीज़ हर जगह यूज होने वाला है आगे। यहाँ पे जो पढ़ाने का जो कारण था, जो बेसिक्स पढ़ाने के पीछे यही कारण है कि जब तक आपको चीज़ें, संसाधन क्या है, पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है, मिश्रित क्या है, जब तक ये सारा चीज़ आपको क्लियर नहीं होंगी तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, समझ में आ रहा है ना। कम से कम बेसिक्स तो अच्छे से पढ़िए।
रिवीजन कीजिए, बिना रिवीजन किए। और कितने लोग प्रीवियस ईयर बनाते हैं? कितने लोगों के पास प्रीवियस ईयर है? सबके पास है। तो कभी उलाट कर आप लोग देखते हैं कि खरीद रखे हैं खरीद कर? इकोनॉमिक्स क्यों नहीं बनाते हैं? अच्छा चलिए, एक बहाना है कि नहीं पढ़े हैं तो कहाँ से आएगा। अब तो पढ़ रहे हैं, अब तो बनेगा। देखिए, पीटी पास करने का सबसे आसान तरीका है कि जितना आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जितना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, किसी कोचिंग का हो, कहीं से कुछ मिले, ऑब्जेक्टिव बनाते चलिए, वही काम आएगा एग्जाम हॉल में। और एग्जाम हॉल में इतना आसान आसान सवाल नहीं पूछता है ऐसे, वो घुमा के पूछेगा थोड़ा, उसमें क्या एक आध ऐसे डाल देगा ताकि आपके दिमाग पे प्रेशर बने कि कुछ गलत करके आ जाए उधर से। बताइए, रुक जाइए, इधर तो पूंजीवादी इधर मेरा चल रहा है।